बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को। माशी हालात बहुत अबतर हैं, लेकिन उस माशी हालात से भी ज़्यादा अबतर हालात पाकिस्तान के सियासी हालात हैं। सियासी महाज पर हम इस वक्त तकरीबन नाकाम हो चुके हैं और सियासी महाज पर जो कोहराम है और सियासी बहरान है, उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब पर पड़ती है। क्योंकि जैसे ही इमरान खान को वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाया गया, उन्होंने एक मुल्क में एक बड़ा कोहराम बर्पा किया और उस कोहराम के नतीजे में ही हम सियासी बहरान में इस कदर धंसते चले गए कि वो सियासी बहरान इस मुल्क के अंदर एक आइनी बहरान की वजह बना। और उससे पहले हम देख चुके हैं, जब इमरान खान साहब खुद वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने IMF का प्रोग्राम खुद से ही डीरेल कर दिया और IMF प्रोग्राम को वायलेट किया, जिसकी वजह से आज तक हम IMF प्रोग्राम को दोबारा पटड़ी पर नहीं ला सके और उससे भी नुकसान पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को पहुँचा। जो आज फिगर्स हैं वो इसमें इसहाक डार साहब की नलायकी भी मुँह चढ़कर सर चढ़कर बोल रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा इस माशी तौर पर नाकाम पाकिस्तान का जो क्रेडिट जाता है वो इमरान खान साहब को बतौर वज़ीर आज़म जाता है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा कील ठोंक दिया था IMF की शक्ल में कि उससे रिकवरी तकरीबन नामुमकिन है और उसका एक लॉन्गर इम्पैक्ट पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर पड़ेगा। इमरान खान साहब ने तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों ने मिलकर एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाया। वो इस हद तक लगाया कि अब आपको ट्रकों पे नज़र आता है, गाड़ियों पे नज़र आता है, एब्सोल्युटली नॉट। और उनसे पूछे तो ये है क्या, तो भाई ये तो है जो पाकिस्तान का सबसे अज़ली दुश्मन बना दिया, बड़ा दुश्मन खान साहब ने बनाया, वो अमेरिका को बनाया कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान में मुदाखलत करता है, पाकिस्तान में की सियासत में मुदाखलत करता है। इमरान खान का ये भी बड़े ज़ोरों शोर से नारा था कि उनकी हुकूमत को अमरीकी साजिश के ज़रिए निकाला गया, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में अमरीका ने मुदाखलत की। तो इस पर उन्होंने बड़े ज़ोरों शोर से एब्सोल्युटली नॉट का एक नारा जो है वो फ्रेम किया, वो लगाया, लेकिन निकला क्या नतीजा तो वो अब आपने देख लिया। जब खान साहब पहुँचे ज़मान पार्क के अंदर, तो ज़मान पार्क पहुँचते ही खान साहब ने अमेरिका से ही मदद मांगना शुरू कर दी और एक कॉल कांग्रेस वुमेन की वो लीक भी हुई, हम सब ने सुनी भी सही। अब उस कॉल को सुनने के बाद तो शर्मिंदगी से बंदा डूब जाता है। और फिर जो ट्रकों पे और गाड़ियों पे एब्सोल्युटली नॉट लिखा होता है, और खान साहब ने एक बड़ा बयानिया जो इतना अरसा भेजते रहे इस मुल्क में सियासी बहरान को क्रिएट करने के जो बड़ा रोल उनका रहा, उस सारे को जब हम लिंक करते हैं तो एक बड़ा अजीब सा ही हमारे सामने जो है वो तस्वीर जो है वो सामने नज़र आती है कि पहले तो अमेरिका ही मुजरिम था, अमेरिका ने ही सब कुछ किया, तो फिर अमेरिका से ही मदद क्यों मांगी जा रही है। जिस तरह की कॉल खान साहब की हम सब ने सुनी, अगर वही कॉल नवाज शरीफ साहब की होती या जरदारी साहब की होती या मौलाना साहब की होती, मरियम नवाज़ की होती, बिलावल साहब की होती, तो आप सोच सकते हैं कि खान साहब या तहरीक इंसाफ या हम सब सोचने वाले या तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं वो तो गद्दार बना देते हैं इनमें से किसी को भी, लेकिन खान साहब को किसी ने गद्दार नहीं कहा। खान साहब बड़े ज़ोरों शोर से आए रोज़ मुलाकातें करते हैं अमरीकी कांग्रेस के लोगों से, अमरीकी लॉबिस्ट से, और उनको ये बात बावर कराते हैं कि इस मुल्क के अंदर इंसानी हकूक़ की सरीहन खिलाफ वर्जी हो रही है, और बार बार उनसे बयान भी दिलवाते हैं। और बड़ी दिलचस्प बात है कि जो लोग अमरीकी कांग्रेस के इमरान खान साहब से मिलते हैं या उनके कहने पर पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर बयान देते हैं, तो उनमें जो बहुत सारे लोग हैं वो भले ब्रिटिश पॉलिटिशियन हो या US कांग्रेसमैन हो, तो उन सब का किरदार जो है वो अगर आप उठा के देखें तो वो एंटी पाकिस्तान है, जिसका एक बड़ा सबूत वो ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब भी हैं, और उनकी किताब और उनका जो किरदार रहा 2-2.5 साल बतौर नुमाइंदा खसूसी, वो भी किससे ढका छुपा नहीं है। तो खान साहब की हिमायत में जो लोग बोलते हैं वो भी वही लोग बोलते हैं जो एंटी पाकिस्तान। सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब ने जो इतना अरसा एक नारा लगाए रखा रजीम चेंज का, इम्पोर्टेड हुकूमत का, एब्सोल्युटली नॉट का, तो वो अब कहाँ गया? क्या इस पर भी खान साहब ने एक बड़ा यू टर्न ले लिया? तो ये एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करके उनकी जमात को ख़त्म करने की जो है वो साजिशें की जा रही हैं। वो भी इसको कहते हैं कि एक साजिश है, हालांकि वही लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं जो उनको ज़बरदस्ती आकर मिलवाए गए थे। तो अब इस पर भी हम हल्का सा बात करेंगे कि पाकिस्तानी सियासत जो है वो किस रुख बैठेगी, माशी तौर पर बदहाल पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। और साल 2023 जो आईने पाकिस्तान कहता है और जो हम सब सोचते हैं इलेक्शन का साल होना चाहिए, तो क्या होगा? अभी भी हम चाहिए में फंसे हैं और होगा में फंसे हैं, तो क्या इससे हम निकल पाएंगे और उसकी कंफर्मेशन देंगे? इस पर बात करने के लिए मुझे स्टूडियो में ज्वाइन काफ़ी तजज़ियाकार साकिब बशीर साहब ने। साकिब साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार ताहिर मलिक साहब हैं, मलिक साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार रईस अंसारी साहब हैं, अगर ज्वाइन कर चुके हैं रईस साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं साकिब बशीर साहब और ताहिर मलिक साहब, आप दोनों की इजाज़त से
रईस अंसारी साहब से शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो सियासी गहमा गहमी है उसका बहुत हद तक रोल जो है वो लाहौर का भी है, बल्कि काफ़ी हद तक लाहौर का है। रईस अंसारी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं बड़े डट के खड़े हैं तहरीक इंसाफ के साथ, हालांकि जिन्होंने तहरीक इंसाफ से फ़ायदे उठाए, जिन्होंने उम्रें गुजारी तहरीक इंसाफ के साथ, वो तहरीक इंसाफ को छोड़ गए सर। देखिए जी, पहली बात यह है कि परवेज़ इलाही साहब आम तौर पे तो आपने देखा होगा कि जितनी भी गवर्नमेंट आई, आप उठा के सारी पिछली गवर्नमेंट देखें, वो हमेशा हुकूमत के साथ ही रहे। और जब ये इमरान खान की तरफ आए, उससे पहले भी वो नून लीग के जो कैंप में जा चुके थे और उसके बाद जो है ना वो वहाँ से मिठाइयाँ तकसीम में वापस आ गए। अब इस वक्त परवेज़ इलाही जो है बड़े डट के खड़े हुए हैं। अब देखें ये कब तक डट सकते हैं, ये तो अल्लाह ही जानता है, क्योंकि उनके डटने की जो पीछे वजह है वो ये है कि एक तो उनकी बेटा डटा हुआ है और क्योंकि वो बाहर है, उसके बाद उनकी वाइफ, उनकी जो चौधरी शुजात की कुछ बहनें हैं जो उनकी साली लगती हैं, वो भी उनके साथ है, ख़ानदान का पीछे से प्रेशर भी है। अब देखते हैं ये कितनी इस प्रेशर में कब तक खड़े रहते हैं। आम तौर पे तो ये हुकूमत के साथ ही चले जाते हैं, क्योंकि जो इन पर अब इल्ज़ामात लगे हुए हैं, आप देखें ना कि कभी अब पहले वो मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में अरबों रुपए जाते थे, अब उनके वो एक चपड़ासी है पंजाब असम्बली का कैसर भट्टी, उसके अकाउंट से 32 करोड़ शिफ्ट हो गए परवेज़ इलाही ख़ानदान को। तो ये इल्ज़ामात उनके पास जो सामने अब आ रहे हैं, तो जब भी हुकूमत में ऐसे इल्ज़ामात उन पर जो है ना लगे ना सामने आए, और जो आप समझते हैं जैसा भी कि हुकूमत में हो तो ऐसे इल्ज़ामात सामने नहीं आते, ऑपोजिशन में हो तो सबके इल्ज़ामात सामने आ जाते हैं और केसेस भी चलने शुरू हो जाते हैं, और जब हुकूमत आए वो केसेस बंद भी हो जाते हैं, जैसे कि होता आ रहा है कि पहले बड़े शहबाज शरीफ के केसेस, दूसरे केसेस शरीफ ख़ानदान के केसेस, लेकिन अब सारे के सारे वो बेगुनाह हो गए। बात यह है कि अभी तक तो डटे हुए हैं, लेकिन हो सकता है वो बिल्कुल खड़े रहें, डटे रहें। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है अदालत के अंदर, उसमें भी वो ऐसी महसूस नहीं होने देते कि उनको कोई प्रॉब्लम है या उनको कोई मुश्किल पेश आ रही है। अब देखते हैं कि वो जो कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट कब तक होना है, कितना उनकी एज भी इतनी है, तो उसके वेरी राइट। ताहिर मलिक साहब, तो मेरे नज़दीक में तो सर वेरी राइट। ताहिर मलिक साहब, बड़ा डिफरेंट सा एक बिहेवियर हमें देखने में मिल रहा है, ख़ासतौर पे परवेज़ इलाही साहब को जब हम देखते हैं, तो क्या वो वाकई इतना ही डिफरेंट है और बड़ी हटके सियासत जो 70 साल वो करते रहे तो वो नहीं कर रहे, वो अब डिफरेंट कुछ कर रहे हैं सर? हमें तो ये फील हो रहा है। व्हाट यू सेड सर? ताहिर मलिक साहब, ऐसा ताहिर मलिक साहब को आवाज जा रही है सर? अनम्यूट करेंगे तो आवाज आएगी मलिक साहब। ऐसा नहीं यार, उनको आवाज जा ही नहीं रही ना, वो रिस्पॉन्स करते भाई। साकिब बशीर साहब, चौधरी बोल रहे हैं सर? ही इज नॉट टॉकिंग यार। साकिब बशीर साहब, परवेज़ इलाही साहब, लगता तो नहीं था कि वो ऐसा करेंगे, वो इस हद तक जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तहरीक इंसाफ के, वो साथ खड़े हैं डट के सर। बिल्कुल। जो अगर बात की जाए कि जो पीटीआई के बड़े बड़े रहनुमा हैं, शेरी मज़ारी हैं, जो मतलब 1 से 2 रोज़ भी जेल में जो है वो नहीं रह सके, और उन्होंने अल्टीमेटली जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद ये मामला हुआ। लेकिन जो परवेज़ इलाही हैं, उनके हवाले से ये तवक्को नहीं की जा रही थी कि वो इतनी देर रजिस्ट करेंगे। अब वो रजिस्टेंस के पीछे उनके जहन में क्या चीज़ चल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन से अवामिल थे जिन्होंने पीटीआई की जो टॉप की लीडरशिप है, उनमें आप असद उमर का नाम ले सकते हैं, परवेज़ खटक हैं, फवाद चौधरी हैं, शेरी मज़ारी हैं, तो उन्होंने जो पीटीआई या जमात के ओहदों से छोड़ा या पीटीआई को क्विट किया, तो परवेज़ इलाही का रुके रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और परवेज़ इलाही जो है एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी भी होती है, उनकी जो केसेस से बरियत भी जो है वो हो रही है। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि आने वाले दिनों में जो परवेज़ इलाही है उन पर मज़ीद प्रेशर आएगा, मुख्तलिफ हवालों से ये प्रेशर आ सकता है, क्योंकि हमने देखा कि असद उमर जिन दिनों असद उमर ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो सुबह के वक्त जब हाई कोर्ट में उनके वकील बाबर रहमान पेश हुए, तो उन्होंने कहा कि हम तो किसी सूरत भी जो पार्टी नहीं छोड़ेंगे या ओहदों से इस्तीफ़ा नहीं देंगे, कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। लेकिन हमने देखा कि रात 9 बजे
असद उमर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने पार्टी का एक बहुत बड़ा ओहदा, मतलब सेक्रेटरी जनरल का ओहदा जो है वो छोड़ दिया, कोर कमेटी सेक्रेटरी दोनों छोड़ दिए। वो छोड़ दिए। और इससे मतलब लगता है ऐसे है कि जैसे जैसे ये दिन आगे बढ़ रहे हैं, परवेज इलाही जो है उन पर प्रेशर बढ़ेगा और उनकी जानिब से भी कोई इस किस्म का कोई बड़ा फैसला जो है वो आ सकता है। वेरी राइट। मलिक साहब, आपको आवाज आ रही है सर? नहीं यार, एक ब्रेक ले लो यार, ताकि मलिक साहब भी कनेक्ट कर सके। एक ब्रेक। वेलकम बैक। ताहिर मलिक साहब, हम जरा बात कर रहे थे परवेज इलाही साहब की सियासत पे, क्योंकि रईस अंसारी साहब क्योंकि लाहौर को बड़ा क्लोजली कवर करते हैं, लाहौर की पॉलिटिक्स को। परवेज इलाही साहब जो जिस तरह का पॉलिटिक्स अब कर रहे हैं, क्या ये आपको लगता है उनसे यही एक्सपेक्ट कर रहे थे सर आप, मलिक साहब? देखिए, जो पॉलिटिक्स है, जो चौधरी साहब की हिस्ट्री है, जो उनकी इंटेलिजेंस है, पहले तो उनकी मैं नहीं समझता कि इतनी ज़्यादा उन्होंने अवामी पॉलिटिक्स की है। वो यूजुअली इस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़े हैं और उनकी सारी हिस्ट्री है। मगर आप देखें उनके पास ऑप्शन क्या है। पीपल्स पार्टी की वो मोहब्बत में गिरफ्तार है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, जरदारी साहब के कहने पे उनका एक प्यार का वादा हो गया, नून के साथ उन्होंने सीएम बनना था, फिर उन्होंने कह दीजिए एक बहुत बड़ी शख्सियत का फोन आ गया, मान नहीं सके। तो पाकिस्तान की पॉसिबिलिटीज को आप समझे ना, इसका मतलब है मुस्लिम लीग नून का शिप वो मिस कर गए, पीपल्स पार्टी को मिस कर गए। अब बाकी क्या बचा? बाकी यहाँ वो सियासत छोड़े, और अगर उन्होंने सियासत में रहना है तो मेरा ख्याल उनकी फिलहाल पीटीआई ही ऑप्शन बनती है। अब इसमें भी आते हैं, पीटीआई में भी दो ऑप्शन है उनके पास। अगर तो इमरान खान साहब पीटीआई में रहते हैं तो वो वैसे ही हीरो बन जाएंगे, जनाब जहां बड़े बड़े भाग गए। परवेज इलाही साहब जट भी हैं, पंजाबी भी हैं, दोस्तों के दोस्त हैं, तब भी उनके 100 में से 100 नंबर आएंगे। और अगर इमरान खान, जिसके बहुत ज्यादा इम्कान आता है, बल्कि मैं थोड़ी सी आपसे खबर भी शेयर करूंगा कि यहाँ तक भी हुकूमत ने कहा है कि जिस बंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसने वो सारे एक बयान हल्फी दें कि उन्हें अल्टीमेट मैसेज कहाँ से आया था, जो उन्होंने किया उसका जिम्मेदार कौन है। तो वो सारी तोपों का जो रुख है ना, वो चेयरमैन की तरफ हो रहा है। तो अगर चेयरमैन नाहल होता है, जेल में जाता है, जिसके बहुत ज्यादा इम्कान है, मैं लीगल टर्म से बात कर रहा हूँ, तो उसका फायदा भी परवेज इलाही को है। तो मेरा ख्याल है परवेज इलाही साहब बड़ा सियासी और बड़ा ही पॉलिटिकली गेम खेल रहे हैं। बाकी तरफ दरवाजे बंद हैं, जो दरवाजा खुला है उसमें दो ऑप्शन है। अगर इमरान खान नाहल होता है तभी वो हीरो बन जाएंगे, अगर वो नाहल नहीं होता तो फिर वो लॉयल बन जाएंगे, वफादार। तो मेरा ख्याल है ही इज प्लेइंग वेरी इंटेलिजेंटली। लेकिन सर, इमरान खान तो बड़े जोरों शोर से अमेरिकन लॉबीज के साथ और कांग्रेसमैन और वुमेन्स के साथ राब्ते में हैं, तो क्या वहाँ से कोई उनको रिलीफ के लिए कुछ चांस हो सकता है? क्योंकि वो तो अब तो एब्सोल्युटली यस हो गया ना सर सारा कुछ, मलिक साहब। नहीं, वो देखें, दुनिया जो चलती है वो दुनिया पैसे से चलती है, अखलाक और खलूस से नहीं चलते। आपके लिए इतला है कि जिस अमेरिका की आप बात कर रहे हैं, अभी पिछले हफ्ते में वहाँ डिबेट चल रही थी कि अमेरिका हिस्ट्री में डिफॉल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स ने मिलजुल के वो मुकमुका करके ना थोड़े से पैसे बढ़ा के उन्होंने अपना डिफॉल्ट से जान छुड़ाई। और आपकी इतला के लिए उस डिफॉल्ट में जिन ममालिक के उन्होंने एड्स खत्म किया उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। इसका मतलब है कि अमेरिका बयानात से नहीं दूसरे मुल्कों को प्रेशर मिलाता। और जब जियाउल्लाह का लव अफेयर चल रहा था अमेरिका से, तो पाकिस्तान इसराइल के बाद दूसरा सबसे बड़ा पैसे लेने वाला अमेरिका से मुल्क था। तो इस वक्त अमेरिका की आप पे जो प्रेशर है वो उस तरह का प्रेशर नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान पे फाइनेंशियल प्रेशर, अमेरिका की इन्वेस्टमेंट आजकल पाकिस्तान पे नहीं हो रही। और पाकिस्तान वैसे भी पॉलिटिकली इंटरनेशनल रिलेशन वाइज ईस्ट की तरफ देख रहा है, टूवर्ड्स ईस्ट मीन पाकिस्तान जा रहा है चाइना की तरफ, पाकिस्तान जा रहा है ईरान की तरफ, पाकिस्तान जा रहा है रशिया की तरफ। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में थोड़ा सा इस वक्त जो सिचुएशन है वो इतना ज्यादा हैवीली डिपेंडेंट नहीं है अमेरिका पे, तो थोड़ा वो रेजिस्ट कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो बयान शान है या इस तरह की लेटर है ना, ये अमेरिकन पॉलिटिकल कल्चर है, वहाँ पे पब्लिक रिलेशनिंग है। अगर आप वहाँ पे किसी को कन्विंस कर लें, किसी को खाने पे बुला लें, फंडिंग करें, तो वो इस तरह के काम का कुछ मतलब नहीं। अमेरिका, मेरा नहीं ख्याल कि आज के जो मेरी थोड़ी बहुत असेसमेंट है, जो अंडरस्टैंडिंग है, पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उनमें वो शिद्दत, वो कुर्बत नहीं है जो किसी जमाने में थी। सर वेरी राइट। रईस अंसारी साहब को टाइम भी कम है हमारे पास, सर इलेक्शन में बात करनी है और जरा बजट पे भी हम बात करेंगे जो आने वाला है। सर ये बताइए कि 2023 में अगर इलेक्शन होता है तो व्हाट इज़ द सिचुएशन इन पंजाब सर? पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहाँ कहाँ आप देखते हैं? क्योंकि पीडीएम ने मिलकर 13 महीने हुकूमत कर ली, आगे भी वो चलेंगी, सूबों में भी उनकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी चल रही है, तो इलेक्शन को कैसे ये लोग डील करेंगे सर?
देखिए, जो 2023 में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं अक्टूबर में, मुझे तो उम्मीद है कि हो जाएंगे। अच्छा। और जो इस इलेक्शन में, क्योंकि उनका मेन मसला था कि तहरीक इंसाफ किसी तरह बाहर हो, तो वो तकरीबन बाहर हो चुकी है वो। और अभी क्योंकि उनके नुमाइंदे जब तक इमरान किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो उसके वोटर क्यों वोट डालने आएंगे। जब तक इमरान के टिकट्स नहीं देगा वो वोट नहीं डालेंगे। ताहिर मलिक ने जो बात की, जो ज़्यादा चांस नज़र आ रहा है, मुझे भी ये चांस नज़र आ रहा है कि इमरान खान जो है वो कैद कर लिए जाएंगे। जब वो कैद हो जाएंगे तो पीछे पार्टी चलाने वाला कोई नहीं। शाह महमूद कुरैशी भी अंदर हैं अभी, शायद वो बाहर आ जाएं। लेकिन जब तक इमरान की अपनी आवाज़ साथ नहीं होगी, उसके लोग उनके वोट डालने नहीं निकलेंगे। लेकिन बज़ाहिर जो भी नज़र आ रहा है कि PDM का किसी सीट पर एडजस्टमेंट तो हो सकती है, लेकिन इनका कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। उसमें अल्टीमेटली नून लीग को ही फ़ायदा होगा। और नून लीग के साथ कुछ पीपल्स पार्टी जो है कुछ सीटें वो ले जाती है और कुछ सीटें शायद नून लीग से कहीं एडजस्ट कर जाए। तो जो अगली हुकूमत जो नज़र आ रही है, इलेक्शन होगा तो उसमें तो जो इस वक्त इत्तेहाद बैठा है यही नज़र आ रहा है, दूसरा तो नज़र नहीं आ रहा। उसमें आपको पता है कुछ जमातें ऐसी हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे चलती हैं और वो अब भी साथ है। जिस तरह इमरान की हुकूमत टूटी, उसमें भी उन्होंने उनके कहने पे आगे बढ़े। तो अभी तक तो यही नज़र आ रहा है कि जो रईस साहब, कहीं ना कहीं सर इस हुकूमत की परफॉर्मेंस भी तो वोटर के लिए जरूरी होगी ना सर। जो वोट कास्ट करने जा रहा है उसको पता होगा कि यार 14 महीने 18 महीने 2 साल इन्होंने हुकूमत की और ये डिलीवर किया इन लोगों ने सर। एंड ही विल कंपेयर विद द लास्ट गवर्नमेंट एज वेल जो PTI की थी सर। जी, मैं वही आपको बताने जा रहा था कि देखें, ये जो भी सामने आएगा, अगर इलेक्शन में तहरीक इंसाफ नहीं होगी तो उसका वोटर जो है वो तो बाहर नहीं निकलेगा, उसका टर्नआउट बहुत कम हो जाएगा। लेकिन नून लीग का जो है वोटर है, वो जो आपने बात की हुकूमत की कादगी, स्पेशली महंगाई की वजह से लोग मुतनफ़र भी हैं हुकूमत से। लेकिन आप जो मोहसिन लगारी का लास्ट इलेक्शन देखें जो तहरीक इंसाफ के जीते थे, उसमें भी वोट तो डाला है नून लीग के वोटर भी, जो 35-40 हज़ार बाहर आए। तो वोटर इतना तो बाहर आएगा। जितने मर्जी भी हुकूमत की कारकर्दगी देख लें, जो कुछ स्पेशल वोटर होता है जो कारकर्दगी को सामने नहीं रखता, उसने वोट डालना ही डालना है। तो उसमें टर्न आउट, जिस तरह पहले MQM का टर्न आउट एक होता था 2-2 लाख, 2.25 लाख, अब देखेंगे MQM का वोटर बाहर नहीं निकलता। 90% टर्न आउट होता था और वो 20 पे चला गया उन्हीं सेम हल्कों में। साकिब बशीर साहब, अगर इलेक्शन होता है सर, लेकिन तो वो देखिए वो वहाँ टर्न आउट वो नहीं है। तो अगर इलेक्शन में अगर तहरीक इंसाफ सामने ना हुई तो इसमें भी टर्न आउट कम होगा। उतना कम नहीं होगा, बट यस हो सकता है। अब सही कह रहे हैं। अब सर PDM की हुकूमत जब इलेक्शन में जाएगी तो आज मौलाना साहब ने भी कहा कि हमारा कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, सही रईस साहब भी यही कह रहे हैं। तो हर कोई अपने अपने इंतखाबी हल्कों में स्ट्रगल कर रहा होगा, कंपेन भी करेगा, वोट भी लेगा। तो क्या PDM को कहीं आप एज मिलता दिखाई दे रहे हैं अगर एक ग्राउंड खाली मिलता है क्योंकि अब PTI के पास कम लोग होंगे या लोग नहीं होंगे किसी हल्कों में? अगर तो 9 मई से पहले की बात करें तो 9 मई के बाद PDM जो है वो देखी जा रही थी सिर्फ एक ग्राउंड पे। और PDM के जितने भी बड़े लीडर्स हैं वो इलेक्शन का नाम लेते या इलेक्शन की तरफ जाने के हवाले से इस सवाल से भी कतराते थे, इसका जवाब देने से कतराते थे। लेकिन 9 मई के बाद पूरा सिनेरियो जो है वो तब्दील हो चुका है। बज़ाहिर PTI जो है वो माइनस होती नज़र आ रही है, इस लिहाज से कि अगर इमरान खान जो है वो मौजूद नहीं होंगे, बिहाइंड द बार होंगे, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। इमरान खान अगर नहीं कहेंगे कि आपने वोट डालना है, उनके जो वोटर्स हैं तो उनके वोटर्स बाहर नहीं निकलेंगे। और उसका अल्टीमेटली जो पंजाब में, अगर पंजाब की बात की जाए तो नून लीग को उसका फ़ायदा होगा। अगर PTI जो है वो PTI जितनी डैमेज होगी इतने ही ग्राफ जो है वो नून लीग का ऊपर जाएगा। और बज़ाहिर अगर आज की एग्जैक्टली सिचुएशन की बात की जाए तो तकरीबन हर हलके से जो उनके कोई टिकट होल्डर्स हैं, कोई साबिक जो मेंबरान हैं वो छोड़ रहे हैं। मतलब मुख्तलिफ हलकों से लोग जो है वो छोड़ के जा रहे हैं और अल्टीमेटली एक डैमेज जो है वो हो रहा है। एक जो बात की जाती है कि वोट इमरान खान का है, वो किसी खंबे को भी अगर खड़ा कर दें तो उसको वोट जो है वो पड़ जाएगा। मेरा ये ख्याल है कि ऐसा नहीं है। मैं अगर जेलम की आपको मिसाल दूं, मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ फवाद चौधरी उनके कैंडिडेट बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं और थे। तो जो एक हलका है पूरा, वहाँ पे 8-10 लाख वोट है और फवाद चौधरी पिछले 3 साल से पूरे हलके में, जिस तरह वो डेरादारी और चीज़ें होती हैं कि पूरे हलके के साथ एक कनेक्शन होता है उनका, वो कनेक्शन टूट गया है। वहाँ पे अगर कोई इमरान खान किसी अननोन बंदे को खड़ा करेंगे
तो वो अपना पूरे डिस्ट्रिक्ट में अपना पूरा जो है वो सिस्टम, पूरी जो लॉबिंग है वो नहीं कर सकेगा, वहाँ पे उनके लोग जो है वो मौजूद नहीं होंगे। तो इसलिए अल्टीमेटली इस सारी सिचुएशन का जो फ़ायदा है वो मुस्लिम लीग नून को होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून पीटीआई को बहुत बड़ा थ्रेट समझ रही थी पंजाब में ख़ास तौर पर, और वो मेरा ये ख्याल है कि आज की दिन की हद तक बात करें तो वो जो है वो टूट चुका है। सर बिल्कुल मलिक साहब, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं जो साकिब भाई ने एक अपना तजिया दिया है। मैं मेरी अपनी राय ये है कि शायद मैं ये समझता हूं कि शायद उसमें कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी को पंजाब में ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। सर आप किस तरह देखते हैं अगर 23 में इलेक्शन हो जाते हैं मलिक साहब? मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है पंजाब से, और पीपल्स पार्टी की गेम डिफरेंट है। पीपल्स पार्टी की गेम है वो गेम है बलूचिस्तान से वो डील कर रहे हैं, बाप पार्टी पूरी की पूरी उनसे प्यार मोहब्बत डाल रहे हैं, साउथ पंजाब पे वो काम कर रहे हैं, इलेक्टेबल्स पे काम कर रहे हैं। मतलब जरदारी साहब की पॉलिटिक्स में मुझे कहीं पीपल्स पॉलिटिक्स नजर नहीं आती। उन्होंने मतलब बड़ी मेहनत से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी को खत्म किया, तो वो बेवकूफ लोग तो नहीं दोबारा फिर पीपल पॉलिटिक्स पे चले जाए। ये तो होगी जवाब आपका पीपल्स पार्टी वाला। दूसरा, मैं नहीं समझता कि इस ओवर येट। ये अभी जो पीटीआई का जो वोटर था जो इमरान के साथ था, जो मेरी राय में मेजॉरिटी उसके साथ थी, अभी दे आर इन ए शॉक। जिस तरह आप एक पहले फेज में हैं, तो ये जिस तरह मैचेस होते हैं, ये पहले दिन का मैच इमरान खान या पीटीआई हरी है उसका सपोर्टर है, ये 5 दिन का टेस्ट मैच है, इसमें भी अप एंड डाउन्स आने हैं। मेरा नहीं ख्याल कि द मैच इज ओवर। जो लोग हैं भुट्टो के बनने के 5 बार उसके बाद पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई है, और 11 साल उसके मतलब स्टैब्लिशमेंट जौलक उसको खत्म कर सका, कोशिश की, मगर अल्टीमेटली वो मेयर नजीर और जरदारी ने। वैसे मलिक साहब, यू आर कंपेयरिंग जुल्फिकार अली भुट्टो विद द चेयरमैन पीटीआई सर? जी, यू आर कंपेयरिंग जुल्फिकार अली भुट्टो विद द चेयरमैन पीटीआई ना? ऑफ कोर्स मेरे ख्याल में पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में जो 2 मोस्ट पॉपुलर तरीन जो लीडरशिप आई है, उसमें चाहे आप आज आप डालें या डालें, उसमें पॉपुलैरिटी में इमरान खान और जुल्फिकार अली भुट्टो टॉप पे आते हैं। ये मेरी असेसमेंट है, आप डिसएग्री कर सकते हैं। भुट्टो लेगेसी चली ना सर, आप तो अगली बात कर रहे हैं। मैंने तो इस बात पे तो लेगेसी बनेगी ना। पाकिस्तान की तो वैसी सियासत में जो फैक्टर है, उसमें जो हीरो जो लड़ाई में हीरो जाया हो जाता है, जो मतलब इनकलाब के नाम पे लोगों के नाम में, मैं रियलिटी की बात नहीं कर रहा, मैं मिथ की बात कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है इमरान स्मिथ स्टिल लिव्स। जो हकीकी आज़ादी की सोच है या नौजवान के ख्याल है कि यार ये बंदा करप्ट नहीं है, ये बंदा बड़ा इनकलाबी है कि नहीं है, मैं उसमें बहस नहीं कर रहा। मेरा ख्याल है अगर आप ये समझते हैं कि वो वोटर खामोश हो गया, यस आई एग्री विद यू, क्योंकि खान ने गलती बहुत बड़ी की है। मेरे ख्याल से अगर खान 11 को आके अफसोस करता, कोर कमांडर हो जाता, देखिए रियासत से नहीं अब लड़ सकते। खान की गलती अपनी जगह, अगर खान थोड़ा सा भी समझदार होता तो सियासत को सियासत रखता, रियासत की तरफ ना आता। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ ये पीपल्स पार्टी, नून, ये वो सारे मिल मिला के खान को नहीं पकड़ सकते थे। ये तो खान ने ऐसी बेवकूफ़ी कर दी कि 11 को आगे क्या था, सीधा जाता कोर कमांडर हो, सीधा जाके अफसोस करता, जो लोग जख्मी हुए हैं, जो हमारे एहलकार जो शहीद हुए हैं, उनसे उनके घरों में जाता, वो कहता यार ये मेरी फौज है, ये मेरा मुल्क है, आई एम सॉरी, मतलब एक इजहार करता। मेरा हाल ये गेम इस तरह नहीं होनी थी। खान ने कहीं ना कहीं मिसकैलकुलेट किया, ये मेरी राय है। सर वेट, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे आपकी और मेरी बदहाली पे, क्योंकि बजट आने वाला है और ख़बर यह है कि इस बजट के बाद भी आपके और मेरे माशी हालात बदलने वाले नहीं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। रईस अंसारी साहब, बजट पर बहुत सारे लोगों की नज़रें मरकूज़ हैं क्योंकि जिस हद तक महंगाई बढ़ चुकी है, क्या आपको लगता है कि IMF प्रोग्राम के बग़ैर ये हुकूमत इस पोजीशन में है कि एक आम जो पब्लिक है पाकिस्तान की उसको रिलीफ मिल सके, महंगाई की शरह पे कंट्रोल हो सके इस बजट के बाद? इज़ इट पॉसिबल सर? देखिए सर, बड़ी एक साफ सी बड़ी आपको सीधी बात बताऊं सर कि जिस मुल्क की इकोनॉमी IMF के $1 अरब 10 पे खड़ी हो, उसने किस तरह ठीक होना है। जिस मुल्क की इकोनॉमी 1 अरब पे खड़ी है, उस 1 अरब लेने के लिए 6 माह से जतन कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, पाँव पड़ रहे हैं, वो नहीं मिल रहा, उस पर खड़ी है, कहाँ स्टैंड करेगी। दूसरी बात यह है कि जो मौजूदा हुकूमत है, इसको ये समझ नहीं आ रही इकोनॉमी ठीक किस तरह करनी। सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो सियासी बयान आता है। आप देखें जब इसहाक डार आए थे तो बड़ी सुर्खियाँ लगी कि डॉलर डार से डर गया, वो नीचे आया उस वक्त, और इसहाक डार ने कहा हाँ मैं आ गया हूँ, 200 से ऊपर जा ही नहीं सकता ये।
वो 350 चला गया, और जो लोग एलसी जिन्होंने खुलाई हैं, एलसी वाले रोते हैं जिन्हें कारोबार है, वो 350, वो 330 पे काम कर रहे हैं बैंक के साथ। उसके बाद आज फिर ये डॉलर जो अब नीचे आया था, ये सट्टा लगता है, सिर्फ सट्टा जनाब। सट्टा लगा, 20-25 रुपए नीचे फेंक दिया सट्टा मार के, लोग डर के डॉलर वापस फेंक देते हैं कि ये सस्ता होने जा रहा है, फिर वो सट्टेबाज उठा के ले गया। आज फिर 8 रुपये बढ़ गए एक ही दिन में, और उस गवर्नमेंट साथ ही कहती है बस अब इकॉनमी ठीक हो रही है। गंदम की कीमत नीचे आई, वो सिर्फ इसलिए नीचे आई कि स्मगलिंग रोकी नहीं गई अफगानिस्तान से सर। वो रुक इसलिए गई कि वहाँ से रशिया से सस्ती गंदम आ गई अफगानिस्तान में, यहाँ से क्यों महंगी लेंगे, वो नीचे आ गया काम। और जब काम नीचे आ गया तो जनाब वो कहते हैं हाँ ये गंदम सस्ती, आटा सस्ता हो रहा है, इकॉनमी ठीक हो रही है, फिर वो ऊपर चली जाएगी। हुकूमत को खुद पता नहीं हो क्या रहा है, उन्हें समझ नहीं आ रही कि इकॉनमी किस तरह कंट्रोल करें। तो जनाब ये ना महंगाई में कमी आएगी, और अगर ये 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिल भी जाते हैं तो मिलते क्या, वो तो एडजस्ट कर लेते हैं अपने उसके सूद के उसमें। तो ये किसी तरह भी मुझे तो नहीं नजर आ महंगाई मजीद बढ़ेगी सर, महंगाई नीचे नहीं आएगी। ताहिर मलिक साहब, बड़े चैलेंजेस हैं, क्या हम तवक्को कर सकते हैं कि ये हुकूमत किसी हद तक रिलीफ देने में कामयाब हो जाए? और जो रईस अंसारी साहब ने कुछ बातें की हैं सर, अगर हम न्यूटन के लॉ को किताबों तक रखते तो शायद दुनिया इतनी तरक्की ना करती, उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होता है। पॉलिसीज़ तो बनी हैं, कहीं ना कहीं बड़े लेट बनी, हम पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में नाकाम हो गए। माशी पॉलिसी की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो है ही नहीं सर इस मुल्क के अंदर। अब जिनके पास हुकूमत है, इनके पास 4 हुकूमतों का तजर्बा है सर, और उसके बाद नाकाम है ये लोग। मलिक साहब यार, पहले तो रईस ने बिल्कुल बड़ी खूबसूरत बड़ा सही बीमारी को ना तशखीस किया सर। हम असल में मसला ये है कि इकॉनमी जो है आपकी वो 1 घंटे में नहीं ठीक होनी, ये पॉलिसीज का इशू नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसले 2-3 मोटे हैं, वो लॉन्गर रन आपकी लाइन ही कोई नहीं, क्योंकि आपके यहाँ कोई सियासी इस्तेकाम ही नहीं है, किसी हुकूमत को नहीं पता। मेरा हाल है अब सीनियर सिटीजन हो गया हूँ, तो मैंने एक ही रईस से पूछो कौन है पाकिस्तान में बड़ा जर्नलिस्ट, सारा जर्नलिज्म जो मैंने सारी जिंदगी एक्सपीरियंस किया वो 1 लाइन है, और पाजी दसो हुकूमत कितों जा रही है। और जिस मुल्क में हर वक्त यही डिबेट रहे कि ये हुकूमत कब जा रही है। सर आपकी कता कलामी की माफी चाहते हुए ताहिर मलिक साहब, आप उस्ताद हैं हमारे, आपको पता है इस वक्त हमारे पाकिस्तान में जिसको बड़ा साफी माना जाता है वो इसलिए माना जाता है कि इन्हें पहले दास्ता सी कि फलानी डेट में हुकूमत मुक जाएगी। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, जिस मुल्क का सब तो महंगा साफी है सर, सब तो महंगा साफी, और तनख्वाह से गलती मिलती है कि 90s में इसने बताया था कि हुकूमत जा रही है, और आपको भी सबको पता है उसको कौन टेलीफोन पे बताता है हुकूमत कब जा रही है, वो भी उसकी अपनी इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो मैं पॉइंट ये बताना चाह रहा हूँ, जो असल मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि यार ये तो आते हैं अपने अपने नैब केसेस खत्म करने, ये तो आते हैं अपने अपने मसाइल हल करने। तो इकॉनमी तो आपकी तब ठीक होगी आप बिजली सस्ती करेंगे, इकॉनमी तो आपकी तब ठीक होगी आप लोगों को पढ़ा लिखा बनाएंगे, इकॉनमी तब आपकी बेहतर होगी जब आप एक्सपोर्ट का एक कल्चर क्रिएट करेंगे, आप लोगों को आज की मैं आपको खबर दूं आप हैरान रह जाएंगे। स्टेट बैंक कह रहा है कि पाकिस्तान के जो आईटी पढ़ने वाले बच्चे हैं ना उसमें 10% जो है वो काबिल जॉब है, 90% को आता ही कुछ नहीं, तो हम प्रोड्यूस ही कुछ नहीं करते। अब मुल्क आपने चलाना है उधार से, जो असल बात है। और मैं थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा टेस्ट आपका खराब भी करूंगा, यही मेरा आपको आर्गूमेंट है कि पीटीआई नहीं मरेगी। मैं यही आर्गूमेंट कर रहा हूँ कि ये बैटल अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि इमरान खान को ठीक है आप नाहल कर लें, गिरफ्तार कर लें, मैं फिजिकली इमरान खान की बात नहीं कर रहा, मैं उस गैप की बात कर रहा हूँ जो निज़ाम के अंदर है। प्लानिंग कोई नहीं है, सियासी इस्तेकाम नहीं है, सियासी इकोनॉमिक डायरेक्शन कोई नहीं है, इकोनॉमिक पॉलिसी कोई नहीं है, रीजनल पॉलिसी कोई नहीं है। तो वो गैप जो है ना, जो महंगाई की सूरत में, महंगी बिजली की सूरत में, महंगे पेट्रोल की सूरत में आपको पड़ेगा, वो अपोजिशन को जिंदा रखेगा। इमरान जेल में चला जाए। ताहिर मलिक साहब सिचुएशन सर बदलती हुई भी नजर आ रही है ना सर। अब जो तहरीक इंसाफ वाले थे सर वो इनसे बड़े नैले निकले। मलिक साहब आप कंपेयर करें आप सर। अच्छा, दोनों का फर्क भी कोई नहीं है भाई। पीटीआई की क्या पॉलिसी है, आईएमएफ, नवाज शरीफ की क्या पॉलिसी है, आईएमएफ, पीपल्स पार्टी की क्या पॉलिसी है, आईएमएफ, इनका तो फर्क ही कोई नहीं है। तीनों का इस बारे में कंसेंसस है कि बाहर उधार लेना है, मुल्क चलाना है, तो अगला जो आएगा वो छितर खाएगा। मतलब इमरान ने जाते जाते 150 रुपए का पेट्रोल कर दिया, चलो ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, खबर देने लगा ये क्या करेंगे। ये अगर इलेक्शन कराएंगे तो इनकी लॉटरी निकल आई है। पूछे क्या लॉटरी निकली है कि आईएमएफ ने कहा कि जब तक एक स्टेबल हुकूमत नहीं होगी, कम अज कम हमें
हम एक जातीय हुकूमत से मुआहदा नहीं करेंगे, उसका फायदा ओवैन पे सारा प्रेशर खत्म हो गया। अब ये इंतखाबात के लिए आर्टिफिशियली डॉलर को नीचे लाएंगे, ये लिख लें आप मेरी खबर। फिर ये पेट्रोल सस्ता करेंगे, थोड़ा सा डॉलर सस्ता करेंगे, वो 2-4 पॉलिसी लाएंगे और एक मीडिया से आप पे इतनी बम्बार्डमेंट हो जाएगी कि पाकिस्तान जन्नत बन गया, जन्नत बन गया। और जो ही ये इलेक्शन जीतेंगे फिर आप देखेंगे हर चीज ऊपर चली जाएगी। तो पाकिस्तान इज लॉस्ट इकोनॉमिकली, हमारी कोई डायरेक्शन नहीं है, हमारा कोई विदाउट डायरेक्शन, बिल्कुल सही है साकिब बशीर साहब। मेरा ही मेरा भाजी सर विदाउट डायरेक्शन माशी हालात बेहतर नहीं हो सकते। दुनिया भर के एग्जाम्पल है, हिंदुस्तान हमारे सामने है सर। मनमोहन सिंह एक केस स्टडी है आपके लिए। हम इतने निकम्मे हैं कि हम उसको भी केस स्टडी के तौर पे नहीं पढ़ सकते। बदतरीन इकोनॉमी थी 80s में, आज वो वर्ल्ड की 6ठी बेस्ट इकोनॉमी है सर, तो हम उसको स्टडी नहीं कर सकते। देयर इज नो पॉलिसी, अंधेरा ही अंधेरा जो मलिक साहब बात कर रहे हैं सर। बिल्कुल, बात की जाए अगर अप्रैल 2022 से ये पीडीएम की गवर्नमेंट आई तो उससे पहले ही जिस तरह बताया कि आईएमएफ के साथ जो शराइत थी, जो चीज़ें जो छोड़ के गई पीटीआई की गवर्नमेंट, वो भी माशी हालात जो है वो बहुत अबतर थे। लेकिन यहाँ बात करेंगे कि 3-4 दफ़ा की ये तजर्बाकार लोग जो है वो आ रहे थे और उस वक्त इसहाक डार जो है वो वहाँ से ट्रैवल करके आ रहे थे। वो बातें हो रही थी कि अब जो है वो माशी तौर पर ये चंद दिनों में या चंद महीनों में एक बड़ा कोई इनकलाब जो है वो ले आएंगे। लेकिन हमने देखा कि अप्रैल 2022 से लेकर मई या जून 2023 तक जो अब तर माशी हालात हो चुके हैं और सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करता है आम लोगों को, जो मज़दूर तबका है, आम जो लोग हैं, वो होता है किचन, मतलब खाने पीने की अशिया जो है वो आप अगर उसका कंपैरिजन करें कि डबल से ट्रिपल उसकी जो कीमतें हैं वो हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी जो है वो बढ़ चुकी है। जितने मतलब मसाइल हैं वो मसाइल ही मसाइल हैं। पीडीएम को अगर इस जो बजट होगा वो जिस तरह मलिक साहब ने बताया कि इस बजट में वो उनके लिए एक रास्ता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कुछ ना कुछ सहूलियात दे देंगे। पेट्रोल की प्राइसेस हैं या डॉलर की जो डॉलर का नीचे आना या इस किस्म की चीज़ें जो है वो हो सकता है वो ऐसी करें कि जो एक ज़ाहिर पता चले लोगों को, या उसको एक नैरेटिव बयानिया बनाकर वो इलेक्शन में जाएँ और उसके बाद जो है वो चले जाएँ। अगर बिल्कुल कंक्रीट बात की जाए तो पीडीएम के पास सिर्फ यही है कि पीटीआई माइनस होगी तो उनको फायदा होगा, इसके अलावा माशी हालात का तो कोई रईस अंसार साहब कंक्लूडिंग रिमार्क सर। पंजाब में निगरान सेटअप है सर, वो किस तरह और किस कैपेसिटी में बजट पेश करेगा सर? देखिए सिंपल है जी, अगर न्यूट्रल आयन की बात करूं सर तो पहली बात तो उनकी कि उनकी हुकूमत का तो मुद्दत ही ख़त्म हो चुकी है। अब उन्होंने किस तरह बजट पेश करना है, बजट वो 3 महीना 13 में 6 वजीर बैठे होते हैं, एक ब्यूरोक्रेसी बजट बनाएगी, कैबिनेट अप्रूव कर लेगी, असम्बली है कोई नहीं यहाँ पर। तो ये कह लें कि बस ये सब काम ऐसे ही चल रहा है। लेकिन एक मैं थोड़ी ऐड करना चाहता हूँ सर, थोड़ी सी मुझे टाइम 1 मिनट दें सर। 2 मिनट दिए। देखिए मुझे इंडिया की बात की, वो इंडिया की बात की, वो कहते हैं कि बेवकूफ़ दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा है। वो यार दुश्मन मुल्क से कुछ सीख लें, वहाँ क्या नहीं हो रहा। पंजाब में अलहदगी की तहरीक चल रही है, नेट बंद कर दिया गया, इलेक्शन वहाँ हुआ, कर्नाटका में इलेक्शन हुआ, मकबूजा कश्मीर में उनके 6 लाख फ़ौज उतरी हुई है, बेचैनी वहाँ भी है। लेकिन वो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वहाँ इदारे काम कर रहे हैं। उनकी पार्लियामेंट में 48% पार्लियामेंट हीनियस क्राइम में मुलव्वस है, लेकिन इदारे उनके काम कर रहे हैं। वहाँ ऐसा नहीं है कि इमरान खान की अदम एतमाद की तहरीक पे ना जाए, 100 मोटर ले ले जज तो वाह वाह, ना उसके हक़ में फ़ैसला करे तो गवर्नमेंट बुरा कहती है। काजी फायजी साहब को फैसला गलत कर दे तो तहरीक इंसाफ शुरू हो जाती है, गवर्नमेंट कहती है वाह वाह। वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ जो काम कर रहा है अपना काम कर रहा है, इदारे अपने काम कर रहे हैं। और उनकी इकॉनमी देखें, वो आपने कहा 6ठे नंबर पे तो है, लेकिन दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी इस वक्त उनकी है, इंडिया की है। इतनी तेज़ी से वो आगे जा रहा है। और वहाँ भी कोई ऐसे हालात जो चल रहे हैं, लेकिन इदारों को पुलिस काम कर रहे हैं, वहाँ पर सर नेशनल इंटरेस्ट जो है वो पर्सनल इंटरेस्ट से हमेशा ऊपर रहा है 47 से आज तक। ये हमारी दूर की मिसाल नहीं है सर, उसके लिए तो तारीख ढूंढनी पड़ती है ना। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने IMF का प्लान जानबूझकर डीरेल किया सर, मिसकमिट किया, पेट्रोल और डीजल पे सब्सिडी दी पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा। इस मुल्क की माशी सूरत हाल अगर आज बदहाल है, भले पीडीएम की हुकूमत और जिम्मेदार पीडीएम है, लेकिन ये सहरा भी साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को जाता है कि उन्होंने इस मुल्क को कंगला करने के लिए कोई कसर नहीं उठा रखी थी। तो खान साहब, आपके जो इंटरेस्ट थे वो आपको मुबारक, ये मुल्क डुबा दिया आपने।
अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।